है। कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार हमको है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, किसी भी धर्म को, सरकार की आलोचना का अधिकार है। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? बताओ। आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, इसमें से बताना कौन कौन से हैं। 14 क्या सब आपका भारतीय नागरिकों को है केवल? नहीं, 14 सभी को है। 15 और 16 ये साथी आपका क्या बोलेंगे? 15 और 16 ये सिर्फ भारतीयों को है, यानी कि विकल्प बी सही होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? और अगर आप राज्य को नहीं समझते तो ये सीडीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता, मतलब तो हो चुका, भविष्य में भी आएगा तो कर पाएंगे, आगे बताएंगे। यह केवल भारत सरकार को संदर्भित करता है। आर्टिकल 12 में सिर्फ ये बताया गया था भारत सरकार और भारत की संसद को केवल शब्द इस्तेमाल। क्या केवल भारत सरकार और भारत की संसद की बात हुई थी? केवल भारत सरकार, भारत की संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडलों को नहीं, यह है भारत सरकार, भारत की संसद, सरकार और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरण जो लॉ मेकिंग का काम करें। डी आसान है करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? 13 न्यायिक समीक्षा होगी। न्यायिक समीक्षा से तो हमको पता चलेगा कि ये जो कानून इस बना है, इस कानून में आपका जो विधि बनाई गई है वो फंडामेंटल राइट की असंगत है कि संगत है? असंगत है तो शून्य मान ली जाएगी। तो ये आपका आर्टिकल 13 में समीक्षा दी गई है। भारत की न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। 32 और आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा इसी में बताई गई है, सीपीयू में पूछा गया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? देखो पहले की बात किसमें की थी मैंने, याद है? 13(1) क्या कहता है? संविधान बनने के पहले। 13(2) क्या कहता है? संविधान बनने के बाद में भी जीरो होंगी। 13(3) में विधि की व्याख्या। 13(4) में क्या बोलेंगे? जो आर्टिकल 368 है उसको विधि से ही बाहर कर दिया, उसको विधि ही नहीं माना, यानी कि विधि ही तो शून्य होगी। इसमें क्या कहा गया था? कोई भी ऐसी विधि है जो फंडामेंटल राइट के संगत है वह शून्य हो जाएगी, वो कंसीडर की जाएगी जीरो। लेकिन यहाँ तो आर्टिकल 368 को विधि ही नहीं माना, यानी कि 368 में जो होगा वह शून्य नहीं होगा। ठीक है बॉस, तो क्या बोलेंगे? 13 में। 13 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लैंग्वेज के, आप इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तब तक आर्टिकल नहीं समझेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आपका मौलिक अधिकारों के असंगत या उनके अनादर होने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? ये आपके लिए होमवर्क। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है? आर्टिकल 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता हमें किस देश के संविधान से लिया गया? कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता क्या बोलेंगे यहाँ पर? देख लीजिए इसको फटाफट से। इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण क्या बोलेंगे? कानूनों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये कहां से लिया गया? भी समान स्थितियों में समान व्यवहार हम करेंगे। जापानी से कोई जिक्र नहीं आया यहाँ पे, तो समता के में फ्रांसीसी से लिया गया? नहीं भैया, अमेरिकी। यूपीएसआई 2021, ये 2021 वाला यूपीएसआई का 2023 में हुआ था, यानी लास्ट ईयर वाला एग्जाम है। निम्नांकित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है? न्यायिक निर्वचन में अब ये जितने भी कहते हैं भैया ऐसे पढ़ा दो, उनकी तरह पढ़ा दो, उनकी क्लास एक बार जाकर देख लेना, कोई भी सर हो, ये प्रश्न मुझे करके दिखाना। लेकिन जो बहुत अच्छे अध्यापक होंगे तभी उनकी कक्षा से आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो प्रश्न ही नहीं कर पाते। इसका मतलब है आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया ये सबके लिए संभव नहीं था करना। तो कानून का शासन बताया गया था, रूल ऑफ लॉ, संसदीय सर्वोच्चता की सिद्धांत बताई गई थी, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को, तर्कसंगत वर्गीकरण बताया गया था कि भाई हम करेंगे, लेकिन कहीं भी नेचुरल जस्टिस की बात नहीं की गई थी। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन कानून यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न बहुत समझने का है। देखो जो भी समता के अधिकार है वो किसको प्राप्त होंगे? जैसे मैंने कहा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये तो सिर्फ इंडियंस को है, लेकिन जैसे आर्टिकल 14 है वो इंडियंस को भी है, वो भारत में रहने वाले अन्य विदेशियों को भी है। तो किसको मिलेगा? या तो जो भारत के नागरिक हैं या जो भारत में विदेशी रहते हैं। ये दो क्लास होती है किसी अधिकार के लिए, चाहे मैं आर्टिकल फिर आपका 18 आपसे पूछ लूं या मैं आपसे आर्टिकल आपसे 17 आपसे पूछ लूं, यानी 15, 16, 19, 29 और 30 के अलावा उस बाकी सब किसके लिए है? वो भारतीय, और आपका साथ में किसके लिए? भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए। तो बताएं जरा, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी भैया। विदेश में रहने वाले कोई बात नहीं होगी। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर भारत में रहने वाले विदेशियों को मिलेंगे। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को नहीं भैया, विदेशी का भी तो जन्म हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? केवल 1 और 3 होंगे, 1 और 3 होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? बताएं। बोलने की अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 कल पढ़ेंगे। धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो यही है, भेदभाव नहीं होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? यूपीएसआई 2023 बताएंगे। 21 का फॉर्म निकला था इसलिए 21 लिखा रहता है उसमें। तो बच्चों के लिए क्या बताया मैंने? महिला प्लस बच्चे, यानी 15(3). तो किसमें? 15(3) में बात की गई है। अनुच्छेद 15 के किस भाग में अनुसूचित जाति, एससी और एसटी सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने के सक्षम बनाया गया? एससी और एसटी। एससी और एसटी कितने हुए आपका? क्या बताया था? भेदभाव तो होगा नहीं। तो 15, 1, 2, 3, 4, तो 15 का 4। ये निमोनिक्स है, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। याद करने के लिए, क्लिक करने के लिए क्या चाहिए? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है? महिलाओं को जो भेदभाव के खिलाफ संरक्षण होगा उनके लिए लॉ मेकिंग हो सकती है। तो 15(3) हो गया, 15(3) हो गया। क्रीमी लेयर की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर बताएं जरा। सामाजिक स्तर पर होता है क्या? वर्गीकरण नहीं, आय के स्तर पर। मैंने बताया किसके आधार पर होगा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इनकम लेवल, इनकम लेवल के आधार पर होगा। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रीमी लेयर अवधारणा के अधीन नहीं है? जो क्रीमी लेयर में कॉन्सेप्ट से मतलब सब्जेक्ट ही नहीं है, उसका संबंध ही नहीं है। तो क्रीमी लेयर से अन्य पिछड़ा वर्ग का तो है,
केवल अनुसूचित जाति नहीं, केवल एसटी नहीं, एससी और एसटी दोनों ही क्रीमी लेयर के अधीन नहीं है। कौन है क्रीमी लेयर के अधीन? तो ओबीसी है सिर्फ। उस समिति का नाम बताइए जिसे ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था और आपका 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। 1993 में कौन थी? आपका रामनंदन समिति थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1993। अनुच्छेद 15 के किस भाग में आपका सार्वजनिक मनोरंजन के लिए दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और महलों तक पहुंच को सक्षम बनाया गया, यानी आपको एक्सेस दिया गया, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक ईटरीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड ऑल। तो ये किसमें बताया गया था? सक्षम 15(2) में, 15(2) के ए में। और उसके बाद में आपका क्या था जो सार्वजनिक स्थल थे 15(b) में। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान की करने हेतु किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया? भाई ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना है तो पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा? भाई उसको बोलना पड़ेगा, इसको स्टेट जो लॉ बनाएगा उन पे को क्या बोलेंगे? स्टेट को आपका रोक नहीं होगी, मतलब स्टेट को आप रोक नहीं सकते हो। तो इसके लिए पहले आर्टिकल 15 में जोड़ना पड़ा इसको कि भाई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि भेदभाव की बात तो वहीं पर की जा रही थी ना आपका। तो फिर आपका क्या किया गया उसके बाद में? जब लोक नियोजन की बात आई तो 16 के 6 में, तो 15(6) और 16(6). हिमाचल प्रदेश पीसीएस में पूछा गया। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% आरक्षण को बराबर बनाकर रखा। तो जो 10% आरक्षण है वो किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था? तो सिंघो कमीशन। अब देखो कुछ नहीं है, ये अभी जुलाई 2024 में पूछा गया। अपने वाले गुरुजी पढ़ लेना क्लास। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कितनी है? ईडब्ल्यूएस के लिए पारिवारिक आय कितनी है? 8 लाख। सीपीओ। भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान के संशोधन द्वारा पारित किया गया था, बताओ भी फटाफट से। आर्थिक आरक्षण किसके आधार पर? 103वें संविधान संशोधन। भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? बताएंगे जी साथी। आर्टिकल 16(2) किसी भी जाति के उम्मीदवार को। तो 17 में तो बात ही नहीं की लोक नियोजन की, तो शासन है इसमें, तो कॉमन सब क्लोज देखने का मतलब ही नहीं बनता। पदोन्नति में आरक्षण कहां पर बात की गई है? 16(4)(a). आपको 4(b) भी पता होना चाहिए। 4(b) में क्या बताया गया है? कैरी फॉरवर्ड को बताया गया है, ठीक है। आपको ये दिखाना है इन फ्यूचर कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं। वो मतलब बुद्धू वाली फौज तैयार नहीं करनी है हमको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है, किसके? अस्पृश्यता के। हमारे जो छात्र होंगे वो बौद्धिक होंगे, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स। भारत संविधान में अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है? नहीं भैया, नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की परमिशन के बिना। बालाजी राघवन बनाम संघवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री उपाधियां कहा गया था क्या इनको? इनको उपाधियां नहीं है कहा गया था, कहा गया था टाइटल्स नहीं है, मगर यह पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो कोई सा भी ठीक नहीं है दोस्त, ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से एक है, अगर आपने क्लास को बहुत ध्यान से सुना था तो आज का होमवर्क आपको देते हैं और कक्षा के बाद में जितने भी साथी देखें तो प्यारे दोस्त जरूर आंसर करना और लिखना। मैंने आपसे कहा था, एक चीज मैंने आपको कक्षा में बताई थी, अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। एसएससी सीजीएल एग्जाम देख लिया करो, किस एग्जाम में आया है, उससे लेवल पता चलता है परीक्षा का। 19(1)(d) डी में क्या बताया गया दोस्त? आपका अभिव्यक्ति। 19(1)(a) शांतिपूर्वक एकत्रित होने का, बी में, ठीक है, इकट्ठा हुए आपका क्या बोलेंगे आपका। और भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार। पैसा किसमें है आपका? जी में। किसमें है? जी में। जी लगता है ना आदमी का व्यवसाय में, बिजनेस में जी लगता है उसका। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(2) के तहत भाषण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का वैध आधार नहीं है? मैंने कहा था कि भाई आपको अभिव्यक्ति दी गई, यानी भाषण आप दे सकते हैं, अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उससे अगले में ही प्रतिबंध भी बताया गया मैंने आपको। अब प्रतिबंध जो बताया गया है वो किस आधार पर नहीं लगेगा? तो क्या बोलेंगे? तो आपको भाषण देने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था, इस प्रश्न का जो आपको अपने विवेक से उत्तर देना था। सुरक्षा पर आप बोलते, मैंने कहा जैसे कि कश्मीर हिस्सा नहीं है तो इससे भारत के अंदर हिंसा भड़क सकती है। आप जो भाषण दे रहे हैं वो आपका पाकिस्तान से प्रेरित है, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, या आप ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे आपका पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं होगा। तो कॉमन सी बात हुई कि पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पर, पब्लिक हेल्थ के ग्राउंड पर। भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? 19(1) में कौन सा शामिल है बताएंगे? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ जी, 1(a) में है। शांतिमयता से बिना शस्त्र इकट्ठे होना, 19(b) में। संपत्ति का अर्जन कहीं नहीं बताया गया भैया, ठीक है, संपत्ति को तो हटा दिया गया, F में हुआ करता था। पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना, हाँ जी, आप आ जा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? 1 2 4 हो जाएंगे, 1 2 4, ऑप्शन डी सही होगा। सीडीएस में पूछा गया अभी रिसेंट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। 19(b) ये उपाधियों का उन्मूलन, आर्टिकल 18 में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये महत्वपूर्ण है आपका, क्या बोलेंगे? यही है 20। धार्मिक मामलों के बारे में आर्टिकल 25 से 28 में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी आर्टिकल्स है, ओके। अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है? 20 का कौन सा पार्ट है? तो दोहरा खतरा, डबल जेपार्डी को बचाता है, डबल जेपार्डी को दूसरा ही बचाता है आपका। तो पूछा ना सब सेक्शन से भी क्वेश्चन, अभी 2024 में पूछा सीएचएसएल में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 20 में क्या नहीं था? 3 चीजें हमने पढ़ी थी। दोहरे जोखिम की बात की गई थी, हाँ जी। कार्यत्तर कानून, एक्सपोस्ट टू फैक्टो की हमने बात की थी, एक्सपोस्ट लॉ की हाँ जी बात की थी। यातना आत्म दोष के विरुद्ध यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हमने की थी, आत्मसंसन की, हाँ जी। तो यातना के विरुद्ध नहीं दिया गया था कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट, अभी पूछा गया यूपीपीसीएस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्व दोषारोपण से, स्वयं के खिलाफ दोष, क्या बोल रहे हैं? सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को किसमें बताया गया? 20 में बताया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है किसी अपराध के आरोपी के व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो 20 का 3rd है, आपको सब सेक्शन भी बोलने, 20 का 3rd भैया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट जबरदस्ती करवाना किसका उल्लंघन होगा? तो किसका उल्लंघन है? व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता का, एक तो उसके जीवन का, और साथ में 20 का थर्ड, यानी कि उसको अभिशंसन माना गया है, अभिशंसन माना गया है। पॉलीग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। किस चीज के लिए? आंसू गैस का गोला प्रक्षेपित करना नहीं भैया। आंसू गैस का गोला तो जहां आपको टारगेट करना है ना, उससे 8-10 फीट दूर फेंकना पड़ता है, रबड़ की गोली होती है उसमें। ठीक है, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया है। झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 21 राष्ट्रीय आपातकाल 352, जीवन का अधिकार आर्टिकल, ये तो 21 ही तो होगा, संपत्ति का अधिकार 300 ए में हो गया, मौलिक कर्तव्य अभी हमने पढ़े नहीं, आर्टिकल 51 ए में आएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? 21 का उल्लंघन तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि उनको क्या अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए क्या बोले, उसको न्यायिक हिरासत में रख दिया है। तो न्यायिक हिरासत में रख दिया यानी कि ठीक बात है। तो आपका जीवन का अधिकार बुनियादी मानव अधिकारों में से एक है। राज्य को भी उस अधिकार को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ना राज्य को, ना व्यक्ति को, किसी को अधिकार नहीं है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला का प्रजनन विकल्प चुनने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयाम नहीं है। आप कहेंगे भैया है, यानी कि उसको प्रजनन उसको करना नहीं, मां बनना का उसका अपना अधिकार है। तो 1 और 2 हो जाएंगे। कौन से सही हो गए? 1 और 2, 3 सही नहीं है क्योंकि उसमें नहीं दिया गया है। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है। बताएंगे कौन से आर्टिकल्स हैं वो, देखें जरा। निजता का अधिकार बताया था, राइट टू प्राइवेसी, हाँ जी भैया बताया था। राइट टू गुड हेल्थ, हाँ जी। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, आर्टिकल 21, हाँ जी। कानूनी सहायता का, हाँ जी। तो चारों हो गए ना, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4, चारों हो जाएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 21 है, बताएंगे उसमें कौन से राइट्स को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, किनको फंडामेंटल राइट्स माना गया? सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार की बात हमने की थी, हाँ जी। आपका सतत विकास का अधिकार, क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आपका कंसिस्टेंट डेवलपमेंट की बात हुई। आजीविका का आधार, राइट टू लाइवलीहुड बताया गया। 16 वर्ष तक की आयु की निःशुल्क शिक्षा, नहीं 14, कितने बोलेंगे भैया? 6 से 14 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, प्रतिष्ठा का अधिकार दिया गया, राइट टू डिग्निटी को इसमें दिया गया है। बताओ फटाफट से, अब इसको आपको सोचना है थोड़ा सा। मैंने क्या बताया? गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, यानी कि लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। तो सही बात है, तो कौन सा हो जाएगा? डी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो आपका ABCE हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? किस आर्टिकल में? राइट टू प्राइवेसी भैया 21 में है। 21 में अभी आया यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, अभी का जो प्रीलिम्स था। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में स्वच्छ जल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? स्वच्छ जल किसमें बताया गया है? आर्टिकल 21। गरिमापूर्ण जीवन अगर समझ जाओगे तो दिक्कत ही नहीं है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा है आपका? नीदरलैंड है। क्या बताया था मैंने? नीदरलैंड। क्या बोलेंगे? ये आपका नीदरलैंड है भैया, जिसने क्या बनाया, इसको वैलिड बनाया। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय का मतलब क्या हो गया आपका? क्या बोलेंगे? एक तो होगी सक्रिय एक्टिव, और एक पैसिव क्या होगी आपका? निष्क्रिय। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे पैसिव एथनेशिया की बात कर रहा है, उसको किस मामले में वैध बनाया गया था? तो किसका मामला है? अरुणा रामचंद्र सानबाग बनाम भारत संघ है। नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया। नवतेज सिंह जौहर, तो जौहर को सोहर से याद रख लेना, समलैंगिकता, समान लिंग वाले को उसने सोहर मान लिया, ऐसे समझ लो। ओके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाया, जो व्यभिचार को बताती थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बताती थी, उसको अपराध मुक्त किया? जोसेफ साइन केस है 2018 का। अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपके लिए होमवर्क है, अभी कोई आंसर नहीं देगा। वीडियो के बाद में अगर जिसने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना हो तो वो होमवर्क का आंसर जरूर दिया करें। आते हैं जी, बच्चों ने कहा CABD, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को जानने का अधिकार है गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है? हाँ जी भैया, 22(1) में बताया गया। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, हाँ जी भैया। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अभिलिखित करने की आवश्यकता है और इसका प्रयोग आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर क्या किया था कल? अगर पुलिस आपसे साक्ष्य ले भी लेगी, आपसे लिखवा भी लिया है उसने कि हाँ जी अपराध मैंने किया है, तो वो मान्य है। आप CRPC जब पढ़ेंगे तो वहां पे आता है सेक्शन 164, उसमें पुलिस ने जो बयान दर्ज करवा लिए वो आगे फिर पेश नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो गलत हो गया। 15 वर्ष से कम आयु के, ये समझना है कि आयु के किसी भी लड़के या किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, एकदम से वैलिड है, सिर्फ सवाल पूछने के लिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में बुलाया भी जा सकता है, लेकिन सवाल पूछने के लिए पुलिस को खुद आना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो क्या बोलेंगे आपसे? ABD बन जाएगा, ABD। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वहां कुछ प्रावधानों के अपवाद के अलावा निवारक निरोध के तहत अपवाद छोड़ दिए उन्होंने छोड़ दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्या होगा? छोड़ दीजिए। जो आपका प्रिवेंशन डिटेंशन होगा आपका, वो कितने दिन का होगा? अपवाद छोड़ दिया जाए तो 3 महीने का होगा, 3 महीने का। भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या शिक्षा का अधिकार है? 21A है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा कर रहा है? क्या बोलेंगे? नहीं भैया, 22 आपका प्रिवेंशन डिटेंशन को बता रहा है। ओके, भारत के संविधान के आर्टिकल 22 के आपका सबसेक्शन 2 में किसी व्यक्ति को दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना किस अवधि से अधिक हिरासत में 24 घंटे में पेश करना होगा भैया, 24 घंटे में। निम्नलिखित में से मीजा का पूर्ण रूप क्या है? मीजा 1971, तो मीजा क्या? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है मीजा। अंतरराष्ट्रीय नहीं है, सॉरी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। देखो अभी पूछा गया है वो जेईई में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस बात से संबंधित है जरा बताओ? क्या एंटी सोशल एलिमेंट से? नहीं भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहां पर हमने पढ़ा? निवारक नजरबंदी से, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। टेररिज्म से थोड़ी है, टेररिज्म से तो आपका टाडा पोटा वो खत्म हो गए, अभी UAPA है उसके लिए। पब्लिक सेफ्टी से नहीं है, तो किससे है? प्रिवेंशन डिटेंशन से है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा कानून लागू है? क्या ये पोटा लागू है? खत्म हो गया। टाडा लागू है? खत्म हो गया। पॉक्सो एक्ट आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड, ये किसके लिए? बच्चों की सुरक्षा के लिए है आपका। तो UAPA लागू है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अब लागू है।
गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोलेंगे? यूएपीए जो है वो 2004 में पारित हुआ था क्या? 2004 में। इसमें आजीवन कारावास है, लेकिन उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड नहीं है भैया। बिल्कुल है मृत्युदंड, मृत्युदंड बिल्कुल है। आप कहेंगे 2004 नहीं भैया, 1967 में। ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो, कोई सा भी ठीक नहीं है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो यूएपीए है, यूएपीए जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने वाले व्यक्तियों के संघों को कुछ गैर कानूनी गतिविधियां, अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए कब आया? 1967 में आया। अब इसको आप छोड़ देते हैं, पूछा सीएचएसएल 2023 में। एसएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है साथी, बहुत अच्छे, ठीक है। वहीं पे आपका सिलेक्शन जो है वो डिफरेंशिएट उसी से होता है, उसी स्कोर से, कि आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 किस बारे में बताते हैं भैया? शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? कि भाई आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मानवों को बेचना खरीदना ये सब नहीं हो सकता, जबरन श्रम जबरदस्ती आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते। 23 में क्या बोलोगे? 23 में फोर्स लेबर है। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम, आप पूछो जीडी, वो सीएचएसएल से भी ऊपर है, बच्चे पढ़ते नहीं एक्ट्स को, तो वो तो सीजीएल से पूछ लिया ना। मैं ये कहता हूँ ना, आपको किसी भी परीक्षा में आसान और कठिन दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको सिलेबस पढ़ना होता है, ना कि लेवल पढ़ना होता है, सिलेबस अच्छे से। तो क्या बोलेंगे, किस वर्ष में लागू किया गया था? 1948 में लागू किया गया था। बोले बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार में, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार में न्यूनतम वेतन का भी बताया मैंने आपको, यही मैं वो कह रहा था कि रात मैंने इसको देखा प्रश्न को, वो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। न्यूनतम वेतन का अधिकार व्यक्ति का होगा। आजादी से पहले इस साल जबरन श्रम या वेटी के उन्मूलन पर कानून बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? 1927 में, आजादी से पहले। आजादी से पहले श्रम या वेटी, वेटी बोलते जबरदस्ती किसी से कार्य लेना। दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य था वहां पर भी होता था वेटी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में समान पारिश्रमिक अधिनियम को, समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी कि सबको क्या मिलेगा? आपका क्या मिलेगा? इक्वल रिम्यूनरेशन के लिए आपका 1976 में आया दोस्त, 1976 में। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? 1976 का जो समान पारिश्रमिक, अब इसी से समझना होगा नाम से ही। ये भारत के कुछ हिस्सों पे क्यों लागू होगा? सभी हिस्सों पे लागू होगा। यह केंद्रीय विधान है क्या? सेंट्रल लेजिस्लेशन? हाँ जी, एक्ट जो है वो केंद्रीय एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो केंद्रीय तो होगा ही, केंद्रीय विधान है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने का प्रावधान करता है, इसीलिए तो लाया इक्वल यानी समान। या रोजगार के मामले में पुरुष और महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है, हाँ जी करता है बिल्कुल। तो क्या हो गया? ये गलत है, ये गलत है। अनुच्छेद 24 खतरनाक नौकरियों में रिक्त स्थान से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है, 14 वर्ष से कम के। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध, बाल देखो, बाल और बरात जल्दी मत पढ़ना, वो फोर्स्ड है, ये चाइल्ड है, इसका अपवाद है। बताएं कौन सा अपवाद है? 24 में क्या एक्सेप्शन था? खानों में काम करना, तो ये तो किस में आएगा? खानों में काम करना, क्या ये बाल श्रम में? बाल श्रम का अपवाद है खानों में काम करना। और आपका कारखानों में, तो ये इनका तो रोक है भैया, नहीं नहीं। ढाबे में जो घरेलू नौकर है, ढाबे में, इसको ध्यान से पढ़े, ढाबे में जो घरेलू नौकर है, ढाबे में घरेलू नौकर, तो घरेलू मतलब जिसको आपने क्या बना लिया? डोमेस्टिक सर्वेंट बना लिया है, तो क्या वो आपका लागू है? नहीं। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अगर किससे? घरेलू व्यवसाय से, फैमिली बिजनेस से, फैमिली बिजनेस से। ये मत कर देना कि भैया घरेलू तो घरेलू नौकर पढ़ लो, घरेलू नौकर नहीं होता, घरेलू व्यवसाय होता है। नौकर मीन्स नौकर है, ओके। तो उसके लिए ध्यान से देखना कि उसे जबरन ही कार्य कराया जा रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों के परिसंकट में कार्यों से संबंधित बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है, ऐसा निषेध कैसा है? परिसंकट में कार्यों से, परिसंकट में कार्य मैंने बोला ना, रिस्की हजार्डस वर्क हो या रिस्की वर्क हो कोई भी, उस पर रोक लगाए, तो क्या वहां पर आंशिक निषेध है, पार्शियल है? आप कहेंगे पूर्ण निषेध है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है, एब्सोल्यूट जिसको हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, मतलब पूरी तरह। जैसे आर्टिकल 17 आपने पढ़ा, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का, तो वहां पर कुछ छूट थी क्या? आप कहेंगे नहीं, पूर्णतः प्रतिबंध था वहां पर भी, पूर्णतः प्रतिबंध, यानी कि किसी प्रकार का अपवाद नहीं है। आपने एक्सेप्शन पढ़े होंगे सभी में, 15 में एक्सेप्शन पढ़े होंगे, 16 में एक्सेप्शन पढ़े, 17 में नहीं थे। जैसे ऐसे ही यहाँ पर साथी क्या बोलोगे? आर्टिकल 24 में एक्सेप्शन है घरेलू व्यवसाय के लिए, लेकिन जब पूर्ण निषेध की बात करें तो इस स्थिति में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो किसकी है जी? धार्मिक स्वतंत्रता की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू, हिंदू जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों का और उल्लेख किया गया है? कौन सी और धर्म की? तो मैंने बताया जो भारत में वो सिख जैन बौद्ध, तो सिख जैन बौद्ध का अर्थ क्या हो गया? 1 2 3, तीनों को बात किया गया। मुस्लिमों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? ये भी मैंने आपको बताया। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता किस आधार पर नहीं मिलेगी? सार्वजनिक किसके अधीन नहीं है धर्म की स्वतंत्रता? तो क्या बोलेंगे? सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, हाँ जी, पब्लिक ऑर्डर के अधीन है वो। हेल्थ अगर खराब है तो उसको भी हनन हो सकता है उसका। सदाचार, मोरलिटी यानी नैतिकता जो मैंने आपको बताया, मानववाद के अधीन नहीं है, ह्यूमनिज्म के अधीन नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के साथ इस बात का अधिकार है, इस बात का अधिकार है जरा बताइए? वो धार्मिक एवं पूर्ण चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना और उनकी देखभाल करना। तो हम कोई आपका संस्था बना सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, हाँ जी बना सकते हैं। अपने धर्म के विषयों से संबंधित कानूनों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट को बताया गया है, हाँ जी बताया गया है। चल संपत्ति का स्वामित्व और उसे अर्जित करना, यानी एक्वायर कर सकते हैं उसको, मूवेबल प्रॉपर्टी को, हाँ जी। सामाजिक मामलों या कार्यों का निर्बंधन करना, सामाजिक मामले की बात कहीं नहीं की गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्वामित्व और उसको अर्जित करने की बात की गई है, यानी उसको ऑन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन राज्य के बनाए गए नियमों के तहत उनका भी पालन करना होगा। तो क्या बनेगा बताएं जरा? 1 2 मतलब एबीसी और ई बन जाएगा, एबीसी इसमें है ऑप्शन सी में, अभी पूछा गया यूजीसी नेट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप क्वेश्चन कर पाते हैं ना आराम से, अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे, क्योंकि ये जबरदस्त है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है ना, कि आप अगर उसको ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन बनाएं, तो फिर आप देखोगे ना जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको प्रश्न बेहद सरल लगेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है क्या? ये हम कल कक्षा में पढ़ने वाले होंगे नेक्स्ट, जो अगली क्लास होगी ना हमारी, उसमें हम पढ़ लेंगे
आपका आर्टिकल 29, 30, 31, 32, इनको सबको पढ़ लें। 31 ABC क्या है, 32 में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रेट हैं उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है। थोड़ी बड़ी क्लास होगी, उसके लिए तैयार रहना। लगभग 2 घंटे की हमें जरूरत होगी आपकी, 2 पौने 2 घंटे की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या बोलेंगे, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की, धार्मिक करों का भुगतान ना करना, धार्मिक करों का भुगतान ना करना, तो आप क्या बोलेंगे, धार्मिक मामलों में प्रबंधन, मैनेजमेंट को बताता है। करों के बारे में बात की गई है 27 में। भारतीय संविधान में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, हाँ जी, मैनेज करने के लिए स्वतंत्रता देता है। यह पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है, हाँ जी। इसका उल्लेख 25 से 28 है, हाँ जी। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म है, नहीं, हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। कैसे हैं हम भी पंथ निरपेक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्म के अधिकार के बारे में सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। एपीयू में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, उम्मीद करूंगा अगर आपने कक्षा को ध्यान से सुना होगा तो जरूर आप आंसर देंगे। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। 29, 15, 16, 19, 29 और 30। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई, इसको लिखने जरा ध्यान से। एनसीएम की स्थापना, ये मैंने आपको बताया नहीं, मिस हो गया। एनसीएम इसको लिखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अच्छा चलो आइडिया लगाओ, हमने कुछ बातें की थी। अल्पसंख्यक आयोग, आप वो आइडिया भी लगा पाते हैं या नहीं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो था हमारा, वो बना था कब, आपका 17 मई 1993 को। आपको याद है मैंने कहा था एक्ट तो आया था 1992 में, तभी आप कर पाए होंगे। लिखा था, अच्छा नहीं ये नहीं लिखा था ना, एनसीएम नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, वो तो मैंने बताया था एक्ट आया था 1992 में। 1903 में मैंने बताया कि 6 धर्मों को आपका कंसीडर किया गया, ठीक है। 6 धर्मों को नहीं, शुरुआत में तो 5 और 2014 में जैन, छठा। बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। कौन से अल्पसंख्यक है, धार्मिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और भाषाई, धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई, भाषाई और धार्मिक। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। इतने धार्मिक समुदायों को, तो आप कहेंगे भैया पहले 5 थे तो वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, ठीक है 6 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तीसरी सबसे ज्यादा, पहली कौन सी बताई थी मैंने आपको, पहली तो यह हिंदी बताई थी, दूसरी बताई थी मैंने आपको बंगाली, तीसरी कौन सी बताई थी, बताओ भी फटाफट से। तीसरी बताएंगे सारे लोग, सबका आंसर आना चाहिए, मजा तभी आएगा। हम सब करके बताएं। जी 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 जी, तमिल कह रहे हैं बहुत सारे लोग तो, बिल्कुल गलत है। मराठी वाले सारे ठीक है, मराठी वाले सारे ठीक है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो जो भारत में दूसरी होगी वही विश्व में हिंदी के बाद में सबसे ज्यादा हो जाएगी, कॉमन सी बात है। तो बंगाली हो जाएगी, आपका बंगाली हो जाएगी। मुझे बताएं फरवरी 2020 में प्रकाशित वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस 2019, देखो 2023 का लिखवाया मैंने तो अभी आपको रिसेंट का, तो 2019 से हिंदी ही है इसमें। भारतीय भाषा विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, तो तीसरी कौन, अंग्रेजी। 2019 से हिंदी हो गई थी, 2023 में भी हिंदी है। आपका क्या बोलेंगे, क्या बोला मैंने आपको, ये है एथनोलॉग रिपोर्ट, यानी कि इसको वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस हम कहते हैं, तो हिंदी है। कौन सा जो आर्टिकल है ये प्रोविजन करता है कि जो सभी माइनॉरिटीज को उनकी अपने पसंद के ठीक है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन, यानी कि संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन देख सकते हैं। 30 है, अभी पूछा गया सीएचएसएल में। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को भारतीय संविधान से हटा लिया गया है, कौन सा है, अधिग्रहण को हटा लिया गया, आर्टिकल 31 को हटा लिया गया। बताइए जी, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। क्या स्थिति है, यह विधिक अधिकार है और केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो क्या स्थिति सी लिख दें इसमें, आप कहेंगे नहीं भैया मूल अधिकार तो बचा नहीं। ये एक लीगल राइट है, लीगल का मतलब होता है कानूनी अधिकार है जो सबको है, भारतीयों को भी और आपका किसको, जो अन्य लोग जिन्होंने मान के चलो अमेरिका का कोई यहाँ अगर आपका इन्वेस्ट कर देता, प्रॉपर्टी खरीद लेता, तो उसके अधिकार भी वही होंगे। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय के भाग 4 के, क्या बोलेंगे, अध्याय 4 भाग 12 में 300 में थे, तो आप आसानी से बताएंगे संपत्ति का अधिकार हो गया। अभी पूछा गया देखो जेई में। और देखो फॉर्म भरना है, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें ट्रेड स्पेशल ना मांगी गई हो तो फॉर्म अप्लाई किया करो, डरा मत करो परीक्षाओं से। बस यही तो होगा कि भाई हम उसमें असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, नेवर बी अफ्रेड। आप जब लॉन्ग जंप की तैयारी करते हो तो असफल हो जाते हो ना, लेकिन फिर भी प्रयास करते हो। तो एक स्टूडेंट को मतलब अपना संघर्ष बनाना है, उसको डरना नहीं है आप लोगों को। जैसे आप सोचिए एक एक्टर शॉट लेता है तो उसका वो पैसन है, उसका उससे दिल लग गया है जिसको एक्टिंग करनी है, तो उसके शॉट जब खराब हो जाते होंगे तो मान के चलो उसके 10-20 शॉट खराब हो गए तो एक्टिंग छोड़ देगा क्या, बताओ। ऐसे ही स्टूडेंट का है, तो उसको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दम लगाना है लगातार, तभी आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। आगे दो, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। 32 भाग 3 हम पढ़ रहे थे, 12 से 35 इसी में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या जारी दी गई है उसको, एक आपका याचिका आप लेके जाएंगे तो वो एक रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब कोई एक आदेश, मैंने कहा था आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिट आप लिखें उसको, तो आप कहेंगे उसको प्रादेश, यानी कि एक उसको ऑर्डर भी वो जारी कर सकता है, उसको अधिकार है। अधिकार पर अच्छा था, किस अधिकार से, निषेध, प्रोहिबिशन, मना करना, परमादेश, हम आदेश देते हैं, एना पानियो नहीं था, क्या बोलेंगे, ये नहीं था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 हो गया। इसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, बताइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 5 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो जो रिट जारी होगी वो किसके पास है, हाई कोर्ट, आपका ये सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों के पास में, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, बोथ ऑफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हेबियस कॉर्पस आपने पढ़ा, तो लिखें जरा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है।
एक मामले में, भैया इसरो का एग्जाम क्वेश्चन है, कार्यवाही रोकने और निर्दिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश होता है। कार्यालय में अपना अधिकार दिखाने के लिए किसी अधिकारी को अदालत से आदेश, कार्यालय में अधिकार दिखाने के लिए होगा क्या? नहीं भैया। विशिष्ट कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय से निचली अदालत को, ऐसा नहीं है उच्च न्यायालय से निचली अदालत को। क्या बोलेंगे? ये किसको जारी होता है? हमेशा एक ऑफिशियल को जारी होता है जो व्यक्ति होगा। तो गैर कानूनी तरीके से लिए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए अदालत का एक आदेश हो जाएगा। परमादेश जो मैंडेमस है वो एक रिट है, और निम्नलिखित में से उसको कैसे आप कैटेगराइज करेंगे? तो मैंडेमस किसमें है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमने पढ़ा था, देयर आर 5 रिट्स। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है, मैंडेमस एक रिट है। मैंडेमस को आप क्या बोलेंगे बताएं जरा? किसी सरकारी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहना, आस्क गवर्नमेंट ऑफिसर और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है? क्या बोलेंगे? एकदम ठीक हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? प्रोहिबिशन को पूछ रहा है। प्रोहिबिशन कब होता है आपका बताएं भैया? प्रोहिबिशन कब होगा? न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश, ठीक है? ऑर्डर गिवन अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल, हाँ बिल्कुल होगा। किसी भी अथॉरिटी के लिए, जो जुडिशियल हो या क्वासी जुडिशियल हो, यानी कि जो आपका क्या बोलेंगे अर्ध न्यायिक हो, तो ऐसी संस्था के खिलाफ आदेश दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। अवर न्यायालय को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अवर न्यायालय को किसको? टू रेस्ट्रेन एनी इंफीरियर कोर्ट, निचली अदालत को किसी विशिष्ट मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जहां उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, एकदम से ठीक है। किसी व्यक्ति को वह सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना जिसका वैध, ये तो क्यों वारंट हो है? क्यों वारंट हो? किस अधिकार से? एकदम से ठीक है। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। प्रोहिबिशन क्यों जारी होता है बताओ? किसी सरकारी अधिकारी को उसकी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। सरकारी अधिकारी के लिए होता है क्या? संसद विधानसभा को होता है क्या? निचली अदालत को कार्रवाई जारी रखने का, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो आपका फंक्शनिंग चल रही है, उसको रोकना, ताकि उसका कंटिन्यूएंस ना हो सके, उसको जारी ना रखा जा सके, ठीक है? कार्रवाई को जारी रोकने का, जो कार्रवाई है उसको रोकने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को, मैंने कहा ना 65 में बीपीएससी में पूछा गया था, संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है। पोस्टमार्टम मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद में कौन सा होता है? चलती हुई कार्रवाई के लिए तो क्या होता है? प्रतिषेध। और दोस्त यहाँ पर क्या होगा? यानी कि निषेध नहीं, प्रतिषेध लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन सही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये तो चलती कार्रवाई के दौरान, और बाद में क्या होता है? वो सर्चियरी होता है। क्या होता है? सर्चियरी होता है, उसको याद रखें। सर्चियरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथी बताए। जो आपका सर्चियरी होता है वो हम, हमारा आदेश है वी कमांड, ये तो क्या है? परमादेश है। आपके पास संस्था होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या बोलेंगे? मना करना या बंद करना, प्रमाणित करना या सूचित करना, टू सर्टिफाई। क्या बोलेंगे? इसका नाम ही है टू सर्टिफाई, सेट, सेट से याद रखेंगे। प्रोहिबिशन से क्या बताया था मैंने? उसको याद रखना, प्रोसीडिंग के, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, PRO। जो आपका प्रोहिबिशन है वो किसका है? ड्यूरिंग प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग के समय पर होगा। किस समय पे होगा? प्रोसीडिंग के समय पे होगा। और जो सर्चियरी है ये किस टाइम पे होगा आपका? बोलेंगे ये है सर्टिफाई करने के लिए, कि भाई तुमने जो न्यायालय में जो डिसीजन सुनाया वो प्रमाणित करोगे, ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र था, कोर्ट से कहता है, ठीक है? एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायिक ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने के रोकने के लिए, उस अधिकार क्षेत्र की जगह लेने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? भाई अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, अगर ज्यूरिसडिक्शन एरिया से अगर बाहर जा रहा है तो उसको रिस्ट्रेन किया जाता है, या उत्प्रेषण से या प्रतिषेध से, तो क्या बोलेंगे? भैया प्रोहिबिट किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। अधिकार परीक्षा के रिट के मुद्दे पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? क्या बोलेंगे? अधिकार परीक्षा क्यों वारंट में? कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए, हाँ जी, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कार्यालय को कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, पब्लिक ऑफिस ही तभी होगा। कार्यालय एक मूल नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल वन, ये कोई शर्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने के लिए संविधान का एक नए कानून का उल्लंघन, हाँ जी कानून का उल्लंघन हो तभी तो जाएगा। इनमें से कौन सी रिट है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है? एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया, तो क्या बोलेंगे? अधिकार परीक्षा क्यों वारंट हो, और व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप यहाँ पर हैं? कौन सा रिट का शाब्दिक अर्थ में आपका अधिकार क्या है, ये पूछा गया है, और यही हो गया आपका होमवर्क। अभी रिसेंट में पूछा भी गया CHSL में, और लिखना ना भूलें आंसर। आंसर मतलब मस्ट, आप ये समझिए कि इस जो बैच है इसकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप बस अपना हौसला बनाए रखें और उत्तर देते रहें, अपनी उपस्थिति, अपने शब्द हम तक भेजते रहें, कोई सुझाव है वो आप हम तक भेजते रहें, और हम हमेशा साथ ही ये प्रयास करते रहेंगे कि हम और बेहतर कर पाए, और कुछ बेहतर कर पाए, ठीक है? उम्मीद करूँगा वो प्यार हमेशा आपका मिलता रहेगा, बहुत मेहनत करके एक दिन अपने आप को सफल बनाएंगे।